हाय एंड वेलकम बैक टू एट बोडो इकोनॉमिक्स। बोडो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स चैनल है जिसमें हम बहुत सारे इकोनॉमिक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम डिमांड पढ़ रहे हैं। डिमांड में हमने पढ़ा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, डिज़ायर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व कैसा दिखता है। ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड मेरे प्यारे बच्चों होता है एक इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द what between the price and the quantity demanded of a particular good। ठीक है, तो प्राइस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्राइस को हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और क्वांटिटी को हम क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मैं इस बारे में बोलती हूँ ना आपको, जब मैं कह रही हूँ कि देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप, तो इनवर्स मतलब ऑपोजिट रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। यानी कि जब प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो क्यू ऑफ एक्स कम हो जाएगा, और जब पी ऑफ एक्स कम होगा तो क्यू ऑफ एक्स बढ़ जाएगा। यानी कि जब भी प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा होगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही होगी, और जब भी प्राइस कम हो रहा होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही होगी। ये सारी चीज़ें कब हो रही होती है? ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जिसको हम सेट्रस पेरिबस भी कहते हैं। सेट्रस पेरिबस में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे हम असम्पशंस में जिनको हम असम्पशंस में कंसिडर करते हैं। ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड जो है ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न्स को अफेक्ट कर रही होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के डिमांड पैटर्न्स को अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, बट दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वॉट इज़ दैट थिंग? दैट इज़ प्राइस। प्राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड को। राइट, लेट्स मूव ऑन टू असम्पशंस। तो असम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो असम्पशंस क्या है? जो हमने सेट्रस पेरिबस जिनको कहा था, ये असम्पशंस है। ठीक है, असम्पशंस जब भी हम किसी लॉ में, इकोनॉमिक्स में असम्पशंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तब उस टाइम पे एक सर्टन तरीके से बिहेव कर रही होंगी जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस लॉ को ऑपरेट करना। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही होंगी। तो पहली चीज़ है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों को रिलेटेड गुड्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेटेड गुड्स होते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड गुड्स को मैं पी ऑफ आर करके भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्सटीट्यूट गुड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? पहले लेट्स रीड द स्टेटमेंट। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स द सेम। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जैसे कि टी एंड मिल्क इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, टी बिना मिल्क के, सॉरी वी कांट इमेजिन, राइट, दैट्स हाउ इट इज। सो जो है टी बिना मिल्क के नहीं बनेगी, इसीलिए मिल्क जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। और अगर मैं टी को जो है एक्स गुड मान रही हूँ, तो जो मिल्क है उसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा इस दौरान। राइट, द सेकेंड थिंग दैट वी आर कंसिडरिंग इज प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी, दीज आर टू सब्सटीट्यूट गुड्स। ऑल राइट, तो अब क्या सीन है? अब सीन ये है कि अगर टी की मैं बात कर रही हूँ तो कॉफ़ी के प्राइसेस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज एज सुन एज कॉफ़ी के प्राइसेस में चेंज आता है टी के डिमांड पे आपको उसका इम्पैक्ट दिखेगा। हेंस वी आर ऑल्सो अज्यूमिंग द सेकेंड थिंग विच इज़ दैट द प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी रिमेन्स द सेम। द थर्ड थिंग इज दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। कंज्यूमर की जो इनकम थी, अगर वो 100 रुपीज़ थी तो वो 100 रुपीज़ ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम चेंज होते ही कंज्यूमर जो है किसी गुड की क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा या घटा देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके का गुड है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो नॉर्मल गुड कंज्यूम कर रहा है या इन्फीरियर गुड कंज्यूम कर रहा है। राइट, अब नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन ना बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। नॉर्मल गुड जैसे हम वीट को नॉर्मल गुड कहते हैं, हम बाजरा ज्वार को इन्फीरियर गुड कहते हैं। ठीक है, तो जो है अगर कंज्यूमर बाजरा या ज्वार कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है कंज्यूमर वीट के कंजम्पशन की तरफ चला जाए इन केस अगर वो उसकी इनकम बढ़ती है तो। हालांकि आज के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है, बिकॉज बाजरा ज्वार लोग हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से भी कंज्यूम कर रहे हैं। राइट, सो या दैट्स वन थिंग। The next thing is that there is no expectation of change in prices in the future. Right, अब
यहाँ पे एक बहुत लेटेस्ट चीज़ जो चल रही है, एलपीजी क्राइसिस हमारे देश में चल रहा है। आपने कभी एलपीजी एजेंसीज के बाहर की लाइन देखी है? क्या ज़बरदस्त लंबी लाइन वहाँ लगी हुई है। क्यों? क्योंकि लोगों को, पहली चीज़ तो लोगों को लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है सिलेंडर्स मिलने बंद हो जाएंगे, राइट, नंबर वन। नंबर टू, probably people are expecting the prices of the LPG cylinders will rise in the near future, right? दो चीज़ें, तो जिसके चलते क्या हो रहा है, आज एलपीजी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कंज्यूमर इस टाइम पे, जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तब। एंड द नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। यानी कि कंज्यूमर अगर कॉफ़ी प्रेफर करता था एज अ बेवरेज, तो कंज्यूमर कॉफ़ी ही प्रेफर कर रहा है एज अ बेवरेज, वो अपना टेस्ट चेंज नहीं करेगा, ही विल नॉट शिफ्ट ओवर टू टी। या फिर अगर कंज्यूमर टी कंज्यूम कर रहा था तो द कंज्यूमर विल नॉट शिफ्ट ओवर टू कॉफ़ी। ऑल राइट, तो दीज आर द अजम्पशंस। क्विकली रिकैप करते हैं। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, वो उसके प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेगी। कंज्यूमर का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि फ्यूचर में प्राइसेस चेंज होंगे, और कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी सेम ही रहेंगे, राइट। फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, 4 फैक्ट्स हैं लॉ ऑफ डिमांड के, बहुत सिंपल। पहला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। किसके बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है? दिस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इज बिटवीन पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। सेकेंड इज द लॉ इज क्वालिटेटिव एंड नॉट क्वांटिटेटिव। लॉ केवल एक क्वालिटी आपको बता रहा है, और वो क्वालिटी क्या है कि पी ऑफ एक्स के घटने पे क्यू ऑफ एक्स बढ़ जाता है। वो आपको ये नहीं बता रहा है कि पी ऑफ एक्स 10 यूनिट्स घटेगा तो यहाँ पे 20 यूनिट्स का चेंज आपको, 20 यूनिट्स का चेंज आपको दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा है आपको। ऑलराइट, द थर्ड इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। तो आपको वो ये नहीं बता रहा है कि 1 यूनिट प्राइस घटने पे 2 यूनिट्स का चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई दे रहा है। नो, देयर इज नो सच थिंग। एंड देन इट इज़ अ वन साइडेड रिलेशनशिप, यानी कि हम केवल पी क्यू पे किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है ये पढ़ेंगे, हम क्यू पी पे किस तरीके का इम्पैक्ट डालता है वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी क्लियर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम डेरिवेशन की बात करते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड डिराइव कैसे होता है? लॉ ऑफ डिमांड, आपको इक्विलिब्रियम याद है? नहीं याद है तो मैं क्विकली इक्विलिब्रियम का रिकैप कर देती हूँ। इक्विलिब्रियम ए टॉक्स अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस, सिंगल कमोडिटी के केस में, है ना। इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, पर कंज्यूमर इस सिचुएशन में तो आता है नहीं। कंज्यूमर पहले इस सिचुएशन में होगा जब उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है गुड से, जितना वो प्राइस पे कर रहा है। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में तो कंज्यूमर क्या करेगा, लॉ ऑफ डिमांड बहुत परफेक्टली ऑपरेट करवा रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा खरीदेगा प्राइस, उसी प्राइस पे, ठीक है। तो अब वो कब तक ज़्यादा खरीदेगा, जब तक वो इस सिचुएशन में नहीं आ जाता। दूसरी सिचुएशन कौन सी? ये वाली, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई। कंज्यूमर दोनों में से किसी एक गुड का ज़्यादा ही खरीद रहा होगा, ठीक है। और जब वो कंज्यूमर उस गुड का ज़्यादा खरीद रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये रिलेशनशिप डिपेक्ट कर रहा है, पी ऑफ एक्स डिक्रीजेज एंड क्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, राइट। तो दोनों केसेस में आपका जो है लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा है। ऑलराइट, नाउ क्या रीजंस हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट कर रहा होता है? पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत क्लियरली बोलता है कि कंज्यूमर जब ज़्यादा किसी चीज़ का कंज्यूम कर रहा होता है तो वो कम पैसे उसके लिए देने को तैयार होता है, राइट, क्योंकि उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो अगर मैं क्यू ऑफ एक्स के ऑलरेडी 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रही हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या इसके प्राइस बढ़ने पर मैं इसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करूँगी? नो, आई विल नॉट डू दैट, राइट। तो कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर इसको क्वांटिटी ऑफ एक्स को तभी बढ़ाएगा जब प्राइस ऑफ एक्स कम होगा, ठीक है। ज़्यादा होने पे नहीं बढ़ाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत कंज्यूम कर रहा है। सेकेंड इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हाट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट? जहाँ पे कंज्यूमर जो है प्राइस बढ़ने पे कंपेयर करना शुरू कर देता है कि भाई सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस का क्या सीन है। क्यों कंपेयर करेगा? क्योंकि वो स्विच ओवर कर सकता है, ठीक है। स्विच ओवर करने से क्या होगा कि कंज्यूमर की जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर अभी 1,000 रुपये इस गुड पे खर्च कर रहा है और सब्सटीट्यूट गुड उसको 500 रुपये का पड़ रहा है, तो कंज्यूमर 500 रुपये हर महीने के बचा पा रहा है, तो कंज्यूमर वो करेगा। थर्ड इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? जैसे ही
किसी गुड के प्राइसेस कम होते हैं, कंज्यूमर की जो रियल इनकम होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि इनकम के चेंज हुए बिना कंज्यूमर बचा पा रहा है ज़्यादा, जैसे कि हमने यहाँ का 500 रुपीज़ बचा पा रहा है, तो कंज्यूमर की जो इनकम है वो जो है क्या हो गई, बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई उसकी। नेक्स्ट इज कम प्राइस पे क्या होगा, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे। देयर वॉज अ सर्टन टाइम जब जो है लैपटॉप्स बहुत महंगे हुआ करते थे, व्हेन वी वर यंग, बहुत ही महंगे, 1.5-2 लाख का एक एक लैपटॉप होता था। और ये मैं एप्पल के लैपटॉप्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत बेसिक लैपटॉप्स एंड बहुत ज़्यादा उसमें फीचर्स नहीं हुआ करते थे, बट दे वर वेरी प्रिटी एक्सपेंसिव एंड ऑब्वियसली पीपल कुड नॉट अफोर्ड देम एट दैट टाइम। जैसे जैसे कंप्यूटर्स के प्राइसेस कम हुए, क्या हो गया, कंप्यूटर्स बिकेम अफोर्डेबल एंड क्लाइंट बेस जो था कंप्यूटर्स का वो बढ़ गया, राइट। तो बढ़ गया तो ज़्यादा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। लास्ट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। डिफरेंट यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड मीन्स कि किसी एक गुड को आप ज़्यादा यूजेस में, अगर मिल्क के प्राइसेस आज की डेट में कम हो जाए तो आप क्या क्या मिल्क के यूजेस कर सकते हो, थिंक अबाउट इट। आप मिल्क को ठीक है तो यूज़ करते ही हो, आप मिल्क को ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हो, घर में बच्चे बूढ़े दूध पी रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम मिल्क से शायद योगर्ट, दही बनाना शुरू कर देंगे, हम मिल्क से शायद जो है मिल्क को जमा के मट्ठा या खीर या और जो भी चीज़ें बनती हैं तो हम बहुत सारे उसके यूजेस करना शुरू कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मिल्क के प्राइसेस बढ़ जाए तो हम क्या करेंगे, इन यूजेस को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये रहने देंगे, ये रहने देंगे, बस चाय पीने और दही के लिए। और बहुत महंगा हो गया तो ये भी रहने दो, बस चाय बनेगी घर में, राइट। वी डू दैट, आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी एज कंज्यूमर्स टेंड टू डू दैट, तो हम ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किन केसेस में बिल्कुल ऑपरेट नहीं करता, गिफन गुड्स के केस में। गिफन गुड्स कौन से होते हैं, जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं उनको हम गिफन गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके केस में कभी काम नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड। स्टेटस सिंबल गुड्स के, स्टेटस सिंबल गुड्स जैसे कि डायमंड्स, बहुत महंगे महंगे डायमंड्स, बड़े बड़े हाई फाई बैग्स, एलवी का बैग, इसका बैग, उसका बैग, है ना। बॉयज़ उससे कोरिलेट नहीं कर पाएंगे बट गर्ल्स कैन। महंगी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर है, मिनी कूपर है, तो ये गाड़ियाँ हैं, स्टेटस सिंबल गाड़ियाँ हैं। अब जितनी महंगी होगी आप उतनी ज़्यादा खरीदोगे। फियर ऑफ शॉर्टेज, जो कि आजकल एलपीजी के केस में हो रहा है। इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता ही नहीं है, हालांकि इतना इग्नोरेंट आजकल कोई कस्टमर है नहीं, बट जस्ट इन केस देयर इज। फैशन रिलेटेड गुड्स, वो टॉन जीन्स, ठीक है, कितनी भी महंगी हो, अलग अलग तरीके की टॉन जीन्स फैशन में है तो लोग खरीद रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब कौन सी है नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बच्चों की एजुकेशन, ये नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं। इनके प्राइसेस में चेंज आने पर भी कंज्यूमर इनका कंजम्पशन बंद नहीं करता, ठीक है। चेंज इन वेदर, अचानक से सोचो बर्फ पड़ जाए, क्या होगा। हमने सब विंटर गुड्स पैक कर दिए, हम विंटर गुड्स की डिमांड एक बार फिर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड हमारा ऑपरेट नहीं करेगा, ठीक है। अब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला होता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कब दिखता है हमें, जब हमारा डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ ऑपरेट कर रहा होता है, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। वेयर एज अगर डिमांड कर्व 20 पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव कर रहा होगा तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हमें कब देखने में मिलता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हमें देखने में, ये वाली जो सिचुएशन है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड की, ये हमें तब देखने में मिलती है जब प्राइस ऑफ एक्स रिड्यूस हो रहा होता है। वेरएज ये वाली सिचुएशन जो है हमें तब देखने में मिलती है जब प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है ना। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, जी हाँ डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। डिमांड कर्व कब शिफ्ट करता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, दो सिचुएशंस में। इंक्रीज इन डिमांड है जब डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ मूव कर गया, वेरएज जब डिमांड कर्व यहाँ से, अगर मैं D1 को ओरिजिनल डिमांड, इसको ओरिजिनल डिमांड, ऑरेंज वाले को ओरिजिनल डिमांड कर्व मानूं, तो इससे जब पीछे को आता है तो डिमांड कर्व शिफ्ट होके डिक्रीज हो रहा होता है और इस केस में डिमांड इंक्रीज हो रहा होता है। डिमांड इंक्रीज कब होता है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है
या किसी और रीज़न की वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो दैट इज़ नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। और प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है किसी भी और फैक्टर्स की वजह से तो दैट इज़ नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ऑलराइट, ठीक। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में पहले भी बात करी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है, टी और कॉफ़ी एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक, तो उस केस में डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस जो है डिक्रीज होते हैं तो डिमांड ब्लू वाले से शिफ्ट होके ऑरेंज वाले की तरफ चली जाएगी। वेयर एज अगर सब्सटीट्यूट गुड के प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो डिमांड जो है सॉरी इंक्रीज होते हैं तो डिमांड जो है ऑरेंज वाले से शिफ्ट होकर ब्लू वाले की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये है इंक्रीज में आगे बढ़ जाएगा, इंक्रीज आगे, डिक्रीज पीछे। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड डिक्रीज होगा, आपकी डिमांड जो है बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज होगा, आपकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो गुड जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस बढ़ने पर आपके गुड की डिमांड घटती है और प्राइसेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइसेस कम होने पर आपके गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है, क्रॉस डिमांड रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट कर रहा है किसके, रिलेटेड गुड्स के और प्राइसेस के बीच में। तो क्रॉस डिमांड किस सब्सटीट्यूट गुड के केस में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और क्रॉस डिमांड जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड के केस में पॉजिटिव क्रॉस डिमांड है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में नेगेटिव क्रॉस डिमांड है। राइट, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड कौन से गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड्स दो डिफरेंट टाइप के गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड वो गुड होते हैं जो नॉर्मली हम कंज्यूमर्स एवरेज इनकम वाले कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारी इनकम इनकम अगर मैं वाई से रिप्रेजेंट इनकम बढ़ती है तो हम नॉर्मल गुड की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते हैं। इनकम हमारी कम होती है तो हम नॉर्मल गुड की क्वांटिटी घटाते हैं। ठीक वैसे ही इन्फीरियर गुड के केस में अगर हमारी इनकम बढ़ती है हम क्वांटिटी घटा देते हैं, ऑपोजिट रिलेशनशिप। और इनकम कम होती है तो हम क्वांटिटी इसकी बढ़ा देते हैं। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। अलग अलग तरीके के डिमांड है जैसे कि प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, जॉइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, डिराइव डिमांड, एक डिमांड, ऑल्टरनेटिव डिमांड एंड कॉम्पिटेटिव डिमांड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू असेसमेंट। Differentiate between movement of demand curve and shift in demand curve. How is demand affected by change in prices of related goods? Explain with the help of diagrams. If the income of the consumer increases, what will be the effect on the demand of the good if the good is an inferior good? How would the demand of a good change if consumers' taste and preferences are in favor of the good? What is a given good? How is given good different from an inferior good? ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनकेस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप सॉल्व कीजिए। कोई समझ में नहीं आ रहा टैग कीजिए कि ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन अगेन। Also, please like the videos, subscribe to the channel if you still haven't subscribed. Keep motivating me so that I'm more regular in making the videos. I know I'm not. I'll try to be more regular. Yeah. All right. See you next time. Bye. Take care. Bye. Have a nice time.